रहे हैं तो आपको ज़रूर जो है किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मे बी आपको जो है ज़रूरत पड़े चेस्ट एक्सरे की या ब्लड रिपोर्ट की, स्पूटम टेस्ट कराने की, तो आप ज़रूर कराएं। इनसे जो है आप बच सकते हैं, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई डिजीज़ कोई दूसरी तरह टर्न न ले, इससे आप बच सकते हैं। तो इसको आप अवॉइड ना करें। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो है तुरंत जो है, या काफ़ी दिन तक ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप एक चेस्ट एक्सरे करा के कंफर्म कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। जी हाँ, निमोनिया निमोनिया जो कि एक तरह का लंग इन्फेक्शन होता है, जिसमें चेस्ट में आपके लंग्स में जो है पानी जम जाता है। ये वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है और फंगल हो सकता है। इसमें यूजुअली हाई फीवर होते हैं, चेस्ट कंप्लेन जैसे सांस लेने में दिक्कत, खांसी हो सकती है। और जो है कि आपको इसके लिए ट्रीटमेंट, अगर निमोनिया है तो आपको जो हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन उभर के आता है, वो फर्स्ट है कि बैक्टीरियल निमोनिया है कि वायरल निमोनिया है। तो बैक्टीरियल वायरल निमोनिया में डिफ्रेंसिएशन बस इतना ही होता है कि बैक्टीरियल निमोनिया जो है बहुत ही ज़्यादा घातक होता है और इसमें आपको तो अवश्य ही इलाज कराना पड़ता है। और वायरल निमोनिया जो है बहुत ज़्यादा घातक नहीं होता है, ये यूजली जो है खुद ब खुद रिजॉल्व कर जाता है। ये जानते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप आता है वो है CAP यानी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सेकेंड आता है HAP हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। थर्ड होता है HCAP हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। उसके बाद आता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड टाइप आती है एस्पिरेशन निमोनिया। अब हम चलिए जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन लोगों को निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं या रिस्क होते हैं। फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर आता है, अगर आपकी एज 65 से अबोव है या बहुत ही छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है। सेकेंड आता है अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड इशू, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। थर्ड है लिविंग विथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट मेकिंग swallowing डिफिकल्ट। अगर किसी भी कारण से आपको कोई नर्व से आपको निगलने में दिक्कत होती है तो भी आपको निमोनिया होने की चांस आता है। कि अगर आप किसी भी कारण से बीमार हैं और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लंबे स्टे हैं तो भी निमोनिया होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्मोकिंग, अगर आप करते हैं तो भी आपको चांसेस बना रहेगा। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी हो सकता है। उसके बाद है अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कुछ कुछ बीमारियों में होती हैं, HIV हुआ, एड्स हुआ, अगर आपकी इस बीमारी के कारण इम्यूनिटी वीक है तो भी आपको निमोनिया होने के चांसेस सब समय रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स यूजली जो होते हैं वो हम भी कुछ क्लासिफिकेशन में हमने भी डिवाइड किया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट सिम्टम्स जो है वो आता है सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो उसमें होता है हाई फीवर है, कफ हो सकता है, जो कि ग्रीन येलो म्यूकस होगी, टायर्डनेस रहेगी, हमेशा एक जो है थकावट बनी रहती है, रैपिड ब्रीथिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, रैपिड हार्ट रेट, बहुत जल्दी जल्दी दिल धड़क रहा है, स्वेटिंग हो सकती है, ठंडी लग सकती है, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन हो सकता है, भूख नहीं लगेगी, ये भी एक सिम्टम्स है। और स्किन के कलर में भी हो सकते हैं, स्किन ऑफ जो है नेल्स और लिप्स जो है ये ब्लू हो जाए, जिनको हम साइनोसिस कहते हैं, ये डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है कन्फ्यूजन और अल्टर मेंटल स्टेट, दिमाग में एक संतुलन का अभाव रहेगा। हम जानेंगे कि वायरल निमोनिया में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो है बैक्टीरियल निमोनिया में जो सिम्टम्स होते हैं उसके एडिशनली वायरल निमोनिया में जो सिम्टम्स डेवलप और कर सकते हैं वो है कि ड्राई खांसी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, मसल्स पेन रहेंगे, एक्सट्रीम टायर्डनेस और वीकनेस बनी रहेगी आपको। नेक्स्ट जो टाइप आता है जैसे कि अगर बच्चों में निमोनिया होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। चलिए हम जानते हैं कि बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बच्चे में यूजली जो है न्यूबॉर्न बेबी से बच्चों में यूजली निमोनिया के पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स ऐसे नज़र में नहीं आते हैं, बट हाँ कुछ उनमें पर्टिकुलर सिम्टम्स भी आते हैं जिनको हम देखते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो वो है फीवर, चिल, कफ जो है रहेगी, खांसी, एक ब्रीथिंग डिस्ट्रेस रहेगी, भूख नहीं लग रही, वॉमिटिंग कर रहे हैं, एनर्जी एकदम, बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है और रेस्टलेसनेस भी रहेगी उस बच्चे में। चलिए हम जानते हैं कि बड़ों में अबव 65 ईयर्स जो पहले हमने बताया था उनमें अगर होता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं। तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल सडन चेंज इन मेंटल स्टेट, लो एपेटाइट और फेटिक, ये निमोनिया के सिम्टम्स ओवर 65 एज जो हैं उनको रहेगी। एडिशनली जो भी हमने बैक्टीरियल जो है निमोनिया में जो हमने बताया है वो सारी चीज़ें लगी रहेंगी। चलिए अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि इनके कॉजेज़ क्या क्या हैं।
क्यों निमोनिया होता है, इनके कॉजेज़ क्या क्या है। तो कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन किसी भी तरह का ये डेवलप कर सकता है निमोनिया में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है कि कॉमन कोल्ड, जिसको हम राइनो वायरस, तो फर्स्ट जो है कॉज आता है वो है राइनो वायरस, यानी कॉमन कोल्ड के कारण निमोनिया डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है कोविड, जैसा आप देखे होंगे कि इस समय कोविड काफ़ी चल रहा था, इसके कारण भी जो है निमोनिया डेवलप कर सकता है। सार सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ या वायरस के कारण भी होता है। उसके बाद है फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण भी हो सकता है। ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस HMPV जिसे कहते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस HPIV के कारण। उसके बाद आता है लीगोनेरिस डिजीज़, माइकोप्लाज्म निमोनिया बैक्टीरिया, निमोकोकल डिजीज़, निमोसिस्टिक निमोनिया और रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस के कारण भी निमोनिया हो सकता है। जानते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डॉक्टर आपको जो है स्टेथो लगा के देखेंगे, आपकी ओवरऑल कंडीशन देखेंगे, सांस लेने में दिक्कत है और फीवर हाई है, चेस्ट में जो है स्टेथोस्कोप लगाने से पता चलता है कि ऑस्कल्टेशन के जो है वो हम पता लगाते हैं कि आपके चेस्ट में पानी जमा है कि नहीं जमा है। ये फिजिकल एक इंस्पेक्शन जो है करने से पता चलता है। इसके बावजूद जो है CT स्कैन जो है कि हो सकता है, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं, स्पूटम टेस्ट करवाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर करवाते हैं, उसके बाद प्लूरल फ्लूइड कल्चर भी करवाते हैं, आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट करवाते हैं या ब्रोंकोस्कोपी। तो इन चीज़ों से, इन जो है पैरामीटर से हम समझ सकते हैं कि ये स्टाफ को जो है निमोनिया है और किस लेवल की है, कितने हद तक वो बढ़ चुका है, उसका ट्रीटमेंट उस प्रकार भी जो है डायग्नोसिस के बाद किया जाता है। तो अब बात आती है कि इसकी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। हम यूजुअली जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो जो है हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है पेशेंट को। इसलिए जो मेडिसिन जो यूज़ होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन, ऑक्सीजन थेरेपी, कभी कभी फ्लूइड एस्पिरेशन भी करना पड़ सकता है, यानी जो है फेफड़ों से पानी निकालना भी पड़ सकता है अगर कंडीशन उतनी सीवियर हो तो, दवाइयों से अगर हम न सुखा पा रहे हो तो। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, होम्योपैथी में भी कुछ मेडिसिन हैं जो कि बहुत कारगर है, जो हमने देखा है अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है पेशेंट को। अगर कुछ जो है कुछ अगर मैनेज कर सकते हैं, अगर उतना केस सीवियर नहीं है तो होम्योपैथिक दवाइयों से भी हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसे बहुत अच्छी मानी गई है, हमने देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो वो दवाइयाँ जैसे हैं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है ब्राइनिया, सेकेंड है स्पॉन्जिया, जस्टिशिया, ओसिनम सैंगिया, तुलसी जिसे हम कहते हैं, कैलिसल्फ, कैलिम्यू, फेरमफॉस, रेस्टॉक्स 200। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि ऐसे कंडीशन से बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो ये आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, कैसे देना है, कितने मात्रा में देना है, ये कंडीशन टू कंडीशन वैरी करते हैं, मैन टू मैन वेरिएशन होते हैं। तो इसलिए किसी डॉक्टर के सुपरविजन में रहकर ही ये दवाइयाँ दी जा सकती हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसको क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल निमोनिया कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे? तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है कि हाथ धोने की एक जो आदत आप डाल लीजिए। अगर जो है कि कहीं आप जा रहे हैं, खाना खाने बैठे हैं, खाना खाने के बाद हाथ अच्छे से धोना है, साबुन से हाथ धोना है। उसके बाद है कि रेस्ट रूम से जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो भी आपको अच्छे से हाथ धोना ही है। खाना खाने के पहले और बाद में हाथ धोना एक बहुत बड़ा इसमें जो है फैक्टर है, उसको आपको मेंटेन करना है। उसके बाद है क्लोज कांटेक्ट में आप किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा ना आइए जिनको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शस डिजीज़ है। सेकेंड है, अगर हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो भी आपको जो है चेहरे पे, मुंह पे मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस इन्वायरमेंट को छोड़ दें। अगर आप जो है कोई है आपका भर्ती हॉस्पिटल में तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक जो है आपको हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। उसके बाद है कि अगर कोई कंडीशन है, आपको लग रहा है कि ये निमोनिया में डेवलप कर सकती है, तो आप तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बेटर गाइड कर सकेंगे उस कंडीशन में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कि हम अगर निमोनिया हुआ है तो हम इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि निमोनिया होने के बाद भी जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं। निमोनिया हुआ, आप ठीक हो गए, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मे बी लॉन्ग रन में आपको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस सब समय बने रहेंगे, स्पेशली बच्चों में। क्या हो सकता है? डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप पूरे दम से नहीं कर सकते। सांस लेने में कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी थकावट महसूस होती है।
मेंटल डिक्लाइन होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डेवलप कर सकती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब हो सकती है अगर आपको अर्ली एज में निमोनिया हो। जानते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। सेकंड हो सकती है फ्लूइड अराउंड योर लंग्स प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। थर्ड हो सकता है बैक्टीरिया इन योर ब्लड स्ट्रीम, जिसको हम बैक्टीरिया और सेप्सिस भी कह सकते हैं। उसके बाद है लंग एब्सेस। तो ये रहे का सारे कॉम्प्लिकेशंस ये डेवलप कर सकते हैं। होगा ही ऐसा कुछ नहीं, बट ये कॉम्प्लिकेशंस यूजली डेवलप कर जाते हैं निमोनिया होने के बाद भी। नेक्स्ट होता है कि हॉस्पिटलाइज आपको कब करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको निमोनिया हुआ है। हॉस्पिटलाइज अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जा रही है, बुखार बहुत ज़्यादा है, किसी भी दवा से नहीं जा रहा है। यूजुअली लोग करते हैं कि बुखार की 1 टिकिया 2 टिकिया खा के देखे या किसी लोकल डॉक्टर के पास के 2 खुराक दवा लिया, खाया, नहीं रिलीफ हुआ बुखार और बढ़ते जा रहा, तो और सांस लेने में दिक्कत आपको हो रही है, सांसें फूल रही हैं, आप पूरी सांस ले नहीं पा रहे हैं, तो आपको ज़रूर जो है किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मे बी आपको जो है ज़रूरत पड़े चेस्ट एक्सरे की या ब्लड रिपोर्ट की, स्पूटम टेस्ट कराने की, तो आप ज़रूर कराएं। इनसे जो है आप बच सकते हैं, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई डिजीज़ कोई दूसरी तरह टर्न न ले, इससे आप बच सकते हैं। तो इसको आप अवॉइड ना करें। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो है तुरंत जो है, या काफ़ी दिन तक ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप एक चेस्ट एक्सरे करा के कंफर्म कर सकते हैं निमोनिया है, टीबी है और अदर लंग डिजीज़ अगर कोई है, तो उसको जैसा भी आएगा डायग्नोसिस में निकल के, उस अनुसार हम ट्रीटमेंट फिर आपको प्रोवाइड। आज हमने बहुत कुछ जाना निमोनिया के बारे में। आशा करता हूँ बहुत कुछ आपके पास क्लियर हुआ होगा निमोनिया के बारे में। अगर और कोई प्रश्न आपको जानना है, कुछ और पूछना है, तो आप मुझको ईमेल करके ज़रूर बताएं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardwepli@yahoo.com। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार।